हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, कल हमने साउथ अमेरिका पढ़ा, साउथ अमेरिका के बारे में हमने पूरी जानकारी ली। ठीक है, आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारा जो आप देख रहे हैं इंश्योर सिविल सर्विसेज का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमारा फ्री का मॉक टेस्ट जो है, ओपन मॉक टेस्ट है, वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर दें। आपको देने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है और हमारा वेबसाइट का भी हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे टेस्ट ज़रूर दें। ये जो टेस्ट है यूपीपीसीएस के ही स्तर का है और आपको पेपर देने के बाद में एकदम ऐसा ही फील होगा जैसा आपका यूपीपीसीएस का 2021 का जो पेपर दिया था उसके बाद जब आप निकले थे, आपको जैसा महसूस हुआ था। ठीक है, उसके साथ में हमारा टेस्ट सीरीज़ है जिसमें एक पहला ओपन टेस्ट है, 4 जो है फुल टेस्ट है हमारा। उसके बाद में 6 हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं जिसके साथ में हर महीने करेंट अफेयर है, और उसके बाद में एक यूपी एक स्पेशल और करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है। ठीक है, टोटल 12 टेस्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, एडमिशन लेने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, ये लिमिटेड बस 100 बच्चों के लिए है, इसमें ज़्यादा नहीं है। एडमिशन ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ बच्चों का सीट बच गया है, तो आप एडमिशन ले ना लें, दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन आप मॉक टेस्ट जरूर दें, है ना। हमने 100 बच्चों का इसलिए कैप लगा के रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पास में ज़्यादा भीड़ हो। हम उतने ही बच्चों को गाइड करना चाहते हैं जितने को हम पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में जितने भी टीम के मेंबर हैं इंश्योर सिविल सर्विसेज में, अधिकतर लोग जो हैं सेलेक्टेड हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस के थ्रू व स्टेट पीसीएस के थ्रू, तो उनको मतलब एज सच ऐसा नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए कोई भी नहीं आया है इस फील्ड में, सब अपने सेवा भाव से आए हैं। तो ये आप मतलब ज्वाइन करें, डजेंट मैटर, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप मॉक टेस्ट जरूर करें। ठीक है, तो अब हम अब आगे की बात करते हैं। जो मुख्य मुद्दा है हमारा, ये तो ऐसे ही फालतू की बातें हैं ये सारी। ठीक है ना। तो अभी आपको हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ाएंगे। उसके पहले आपका पॉलिटी का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका है, प्रियांशु सर ने आपको बहुत तरीके से बता दिया है। ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी वाला जो भी पार्ट है मैंने करवा दिया। मैप में आपको नॉर्थ अमेरिका मैंने करवा दिया है, कल प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आप देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए भी मैं बोलता हूं करें क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हो या आपका कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट के माध्यम से करें। क्लासेस के बीच में मैं कुछ होमवर्क देता हूं, आगे से जरूर दूंगा, ताकि आप उस जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो भी आप कमेंट के माध्यम से वहां पे आप उसका आंसर करें। ठीक है, तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं जो है नॉर्थ अमेरिका का। लगभग 45 मिनट में आपको आज पूरा नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा। जितनी जानने लायक बातें हैं मोटी मोटी आपको सारी पता चल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि हम कोई भी मैप की शुरुआत क्या कहते हैं, हम जब भी किसी महाद्वीप तक पहुंचना होता है तो हम पहले वर्ल्ड का मैप देखते हैं, वर्ल्ड के मैप से उसकी लोकेशन देखते हैं, वहां तक समझते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि मेरी क्लासेस में जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो एक छोटी सी कहानी के साथ में क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो आज की कहानी है आपकी अलास्का की। ठीक है, वो इस टॉपिक से रिलेटेड होता है और आपको टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प भी करता है, इंटरेस्ट भी आपका जागता है। तो आज की कहानी आपकी अलास्का की है। रसिया में और ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था, क्रीमिया वार। ये बात है लगभग 1853 से 56 की। रसिया वो युद्ध हार गया, दोनों में प्रतिद्वंदिता थी ही। तो रसिया के राजा जो जार हुआ करते थे उस समय, रसिया तो नहीं, यूएसएसआर टाइप का हुआ करता था कुछ, तो उनके जो राजा थे उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये हमारे और हिस्सों पे भी कब्जा जमा लेगा। ठीक है, तो उसका एक राज्य हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था अलास्का, जो कि आज के नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में, नॉर्थ अमेरिका प्रायद्वीप में है, महाद्वीप में है। और आप जानते हैं कि रसिया ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये हिस्सा जो है रसिया का पूरा बर्फ वाला, साइबेरिया वाला जो हिस्सा है, बर्फ वाला हिस्सा है। तो इनका मेनली एडमिनिस्ट्रेशन इन हिस्सों से चलता है। इनकी अधिकतर जो जनसंख्या भी है इसी इलाकों में, तो इस इलाके को ही कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होता है।
अब आप समझ लीजिए ये इतना दूर है, ये कैसे कंट्रोल करते थे। इनको डर था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ ठीक से है नहीं, तो ऐसा नहीं कि कल को ये जीत ले जाए ब्रिटेन, तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ेगा, हमारा ज़मीन भी चला जाएगा, उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, बेइज्जती होगी सो अलग होगी, तो क्यों ना इसको बेच दिया जाए। ठीक है, तो उसने ऑफर दिया, यूएसए जो है अमेरिका, वो इस ऑफर को लेने के लिए तैयार था। ठीक है, उसने खरीदने की बात की, लेकिन तब तक अमेरिका में भी सिविल वार स्टार्ट हो गया। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने 7.2 मिलियन डॉलर, ठीक है, मतलब 72 लाख डॉलर में उसको बेच दिया अलास्का को। ठीक है, अलास्का बिक गया, यूएसए ने खरीद लिया, यूएसए का आधिपत्य हो गया, उस पर यूएसए का अधिकार हो गया, सॉवरेंटी यूएसए की हो गई। और आज के डेट, उसके बाद में वहाँ सोने की खदानें निकल गई। वो आज के डेट में यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 50 स्टेट है यूएसए, आप जानते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो अलास्का ही है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आर्कटिक सर्किल की बात चलती है, वो कंट्री जो आर्कटिक में हो, है ना, वो अपना आर्कटिक पे अधिकार जमाते हैं कि आर्कटिक पे हमारा अधिकार होगा, वहाँ पे जो रिसोर्सेज निकलेंगे वो हमारे होंगे। ठीक है, तो अमेरिका तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक उसकी बाउंड्री है मोटी मोटी। लेकिन अब इसको अलास्का मिल गया, अब इसका भी से हो गया आर्कटिक में। ठीक है, अगर रसिया होता तो रसिया का से और ज़्यादा होता। अब एक और यहाँ पे स्टेक होल्डर आ गया अमेरिका। तो इस तरह के बहुत फ़ायदे हैं। और दूसरी चीज़ें, चलो पैसे वैसे तो अपनी जगह है, 72 मिलियन डॉलर में क्या हम अपनी इतनी सी 1 इंच भी ज़मीन दे सकते हैं किसी को? तो अब जबकि देख रहे हैं आप, रसिया हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। क्रीमिया को उसने युद्ध करके मतलब फिर से वापस लिया, यूक्रेन पे वो दरवाजे पे खड़ा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अब उसको कितना ये चीज़ नासूर की तरह चुभता होगा, है ना, नासूर की तरह उसके जेहन में उसको परेशान करता होगा कि मेरी इतनी बड़ी ज़मीन जो है चली गई। वॉट एवर, हमारा मुद्दा वो नहीं है, अब हमारा मुद्दा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं कि ये विश्व का मैप है और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका किस हिस्से में आता है? यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, मतलब ये पश्चिमी हिस्से में आता है। ठीक है, मतलब ये उत्तरी हिस्से में आता है। ये लगभग यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 7 डिग्री से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है वो हम देखेंगे। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर से। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है? ये 180 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, ये 180 डिग्री है, यहाँ से निकलती है जो डेट लाइन जिसको बोलते हैं, जिसके बाद में तिथि अलग हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट डेट लाइन तक जाती है, मतलब 179 तक ये जाती है। ठीक है, अब ये सारे डिटेल हम अगले पेज में देखेंगे। ओके, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स अमेरिका के बारे में। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। पहला कॉन्टिनेंट कौन है? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो एशिया है, जो हमारा महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा कॉन्टिनेंट कौन है? अफ्रीका है। तीसरा कौन है? तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है? 60 डिग्री से 85 डिग्री। आप देख लीजिए, ये यहाँ पे पनामा आपको दिख रहा होगा, पनामा लगभग 7 डिग्री पे। ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास की होगी साउथ अमेरिका वाली, तो वो बोल रहे होंगे कि साउथ अमेरिका तो 12 डिग्री से स्टार्ट होता था और ये 7 डिग्री से कैसे स्टार्ट हो जाता है? तो ये तो साउथ से भी, मतलब साउथ अमेरिका से भी नीचे गया हुआ है। तो हाँ, आप ये देखिए, साउथ अमेरिका यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है ना, और नॉर्थ अमेरिका यहाँ तक जा रहा है। तो साउथ अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है वो नॉर्थ अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सा से ऊपर है। ठीक है, तो ये बात है, यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन बना सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ में होगा, साउथ अमेरिका तो साउथ में होगा। तो इसको लेके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 7 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये 12 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये 7 पे खत्म होता है, ये 12 से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद में 20 डिग्री इसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट हो जाता है वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है, और 179 तक जाता है। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानक डेट लाइन यहाँ से गुजरती है। ठीक है, जहाँ से दिन निर्धारित होता है, इसके अलग इधर अलग दिन होगा, इसके इधर अलग दिन होगा। तो ये ऑलमोस्ट वहाँ तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं आप जाता है। तो 179 डिग्री वेस्ट तक इसका एक्सटेंशन है। ओके, इसके यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है।
कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है, आप जानते हैं। तो कर्क रेखा यहाँ से भी गुजर रहा है, ठीक है। इसका जो स्टार्ट है ये 7 डिग्री है, भारत का स्टार्ट जो है 8 डिग्री है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है भारत और इसका लगभग एक ही जगह से स्टार्ट होता है, इंड नहीं होता है। इंड भारत के 37 में खत्म हो जाता है और इनका 85 तक जा रहा है, ठीक है। तो इनके यहाँ कर्क रेखा भी गुजर रही है और यहाँ पे आर्कटिक सर्किल बोलते हैं इसको, है ना। आर्कटिक सर्किल मतलब 66.5 डिग्री वाला। जैसे ये 23.5 हुआ ना, तो ये 90 माइनस 23.5, 90 माइनस 90 में जब 23.5 घटा दिए तो जो बचा वो हो गया 66.5 वाला, ये इलाका हो गया, ठीक है। तो ये बर्फ, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि ये ध्रुव के काफ़ी नज़दीक होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश हैं? 23 देश हैं, टोटल 23 देश हैं इसमें, ठीक है। और इसमें से 3 प्रमुख देश हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, यूएसए और चाइना में अक्सर होता है कि चाइना बड़ा है यूएसए बड़ा है, तो आजकल तो चाइना को ही ज़्यादा बड़ा मानते हैं। तो चलो कनाडा, यूएसए और चाइना तीनों की जो क्षेत्रफल है लगभग बराबर है। कनाडा थोड़ा सा ज़्यादा है, चाइना उसके बीच में आ जाता है, यूएसए चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, अलग अलग माप के हिसाब से आता है, ठीक है। यूएसए जो है 50 स्टेट है इनमें, ठीक है, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। अधिकतर राज्य जब आप यूएसए का मैप देखोगे तो सीधे एक लाइन में बटे हुए होते हैं, ठीक है। इनकी बाउंड्री जो है कई बार एकदम सीधी लाइन से बटी हुई होती है, ठीक है। राज्यों की बाउंड्री तो छोड़ दो, वो तो खुद का इंटरनल मामला है। इनकी जो कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री होगी, वैसे जो बाउंड्री है कनाडा और यूएसए के बीच में, ये एक लाइन में एक अक्षांश पे है, 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री जो अक्षांश जा रहा है वही इनकी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग 5 लेक हैं जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं, शॉर्टकट उनका होम्स है, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद में वो इनकी बाउंड्री बनाता है। लेक के इस साइड में ये हो गए कनाडा, लेक के इस साइड में यूएसए हो गए, ठीक है। उसके बाद में इनकी एक रिवर निकलती है, रिवर लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस भी बहुत हद तक बाउंड्री बनाती है, उसके बाद में वो इधर बह जाती है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा बाउंड्री इनका अलग हो जाता है, बहुत देर तक वही बाउंड्री बनाती है। तो इनकी जो भी बाउंड्री है, कुछ तो सीधे 49 डिग्री इन्होंने मार दिया। उसके बाद में लेक जो है नेचुरल बाउंड्री होगी, कुछ दूर तक रिवर लॉरेंस है, लॉरेंस जो है वो बना रही है, तो वो भी कुछ हद तक नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। अलास्का इनका सबसे बड़ा स्टेट है, हमने बता दिया आपको, 1867 में ये यूएसए ने खरीद लिया था, ठीक है। 49 डिग्री पैरेलल के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को याद करने का तरीका। प्रियांशु सर ने आपको कई बार बताया होगा, जिन्होंने उनकी क्लास नहीं की है अभी तक, उनकी क्लास जरूर करें। पॉलिटी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, वो बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक आपको ज्योग्राफी भी कवर करके दे देते हैं, ठीक है। तो या ज्योग्राफी की जब उन्होंने क्लास ली थी पहले, तो वो उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो फॉर्मूला मिलता है, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिसा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, ठीक है। माई मैक्सिको, ब्यूटीफुल बेलीजी, गर्लफ्रेंड ग्वाटेमाला, एलिजा अल सल्वाडोर, हैज़ नॉट होंडुरास, हैज़ नॉट निकारागुआ, कम टू कोस्टारिका, पार्टी पनामा, ठीक है। तो माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिजा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, ठीक है। माई मैक्सिको, ब्यूटीफुल बेलीजी, गर्लफ्रेंड ग्वाटेमाला, एलिजा एल सल्वाडोर, हैज़ होंडुरास, कम टू कोस्टारिका, पार्टी पनामा। ये आपको याद रखना, आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपको नॉर्थ टू साउथ की तरफ भी बताता है, ठीक है। तो इसमें दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इन कंट्रीज को याद करना कई बार मुश्किल होता है और इसको अरेंज करने के लिए भी दे देता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और जो जानने लायक है, यहाँ पनामा कैनाल है, पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है, पनामा कैनाल है यहाँ पे, जो कि अमेरिका को पूरा नहीं तो साउथ अमेरिका का चक्कर लगा के आना पड़ेगा, है ना, अपने ही देश में। अगर दूसरे साइड में या तो जमीन के रास्ते जाना पड़ेगा, जो कि खर्चीला होता है, समुद्र से जाना ज़्यादा सामान ज़्यादा सामान एक बार में जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इनको ये तो साउथ अमेरिका पूरा जाना पड़ेगा, ऊपर तो बर्फ जमा रहता है, नीचे भी मुश्किल ही है, ठीक है। तो इनको इन्होंने यहाँ पे एक पनामा कैनाल बनाया है ना, यहाँ से ये पहुँच जाते हैं। इनका एक प्लान है कि यहाँ ग्वाटेमाला में एक कैनाल बना दें, तो ये जो रास्ता है ये और शॉर्टकट हो जाएगा, सीधे यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। इस साइड में इनका कैलिफोर्निया है, इस साइड में इनका
फ्लोरिडा है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है इनका मोस्ट डेवलप्ड इलाका है पूरे विश्व का बल्कि, ठीक है। अब हम जो कैरिबियन कंट्रीज है इसके बारे में देखेंगे। कैरिबियन कंट्रीज में कौन कौन से हैं? एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, ठीक है, बारबाडोस, क्यूबा। क्यूबा आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है, बड़ी कंट्री है इनके बीच में। और क्यूबा पे मिसाइल को लेके एक, क्यूबा जो है सोशलिस्ट कंट्री है इस इलाके में होते हुए भी, और यहाँ पे परमाणु बम का खतरा आ गया था 1960s में ऑलमोस्ट, जब यहाँ पे मिसाइल लगा दे, परमाणु बम तैनात कर दिए गए थे रसिया और कोल्ड वार के टाइम में, रसिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो क्यूबा के बारे में आपको ये भी जानने की जरूरत है। डोमिनिक रिपब्लिक, ग्रेनेडा, हैती जो है इनका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड इलाका है और यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की आवश्यकता होती है। ये इलाका जो कंपेरेटिवली बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है, लेस डेवलप्ड है। जमैका का नाम आप सुनते होंगे, ठीक है। जमैका क्या कहते हैं, फास्टेस्ट जो रनर है उसेन बोल्ट। उसके अलावा क्रिकेट खेलने में आप सुनते होंगे कि वो गेंदबाज जमैका के हुआ करते थे, या आज के खिलाड़ी ये जमैका के हैं। सेंट लूसिया, सेंट किट्स, नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का भी आप नाम क्रिकेट के नाम पे जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें बारबाडोस उसका भी नाम। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिनके साथ हमारा आजकल T20 का सीरीज चल रहा है, तो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो एक्चुअली में कोई एक देश नहीं है, ठीक है, वो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके एक बैनर के तहत में क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। इतने छोटे छोटे देश हैं तो एक इंडिविजुअल के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना भी मुश्किल है, और कितनी कंट्रीज खेलेंगी, ठीक है। तो वो इकट्ठा शुरू से ही एक बैनर के अंदर में खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया गया है। अब आपको ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आपका होमवर्क नंबर 1, ठीक है, स्टडी दिस मैप एंड फाइंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसमें आपको स्टडी करना है और कौन सी कंट्रीज कहाँ पे उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। एक बार आपको आइडिया होना चाहिए, अभी तक क्वेश्चन इन इलाकों से कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी कंट्रीज का मैप कहाँ है और कौन सी कंट्री कहाँ पे स्थापित है, ठीक है। उसके अलावा अब हम जाएंगे टोपोग्राफी वाले इलाके में। हम बेसिकली एक रफ मैप है हमारे पास में, पहला जो मैप हम रफ मैप आपको दिखा रहे हैं, इसलिए रफ मैप दिखा रहे हैं कि इसमें आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा पहाड़ी है, कौन सा पर्वतनी, ये पठारी है, कौन सा हिस्सा जो है मैदानी है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, फिर जो रियल मैप आएगा उसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये रॉकीज पर्वतमाला है। ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला श्रृंखला। कल हमने देखा था साउथ अमेरिका के मैप में एंडीज सबसे बड़ा पर्वतमाला था, ठीक है। ये रॉकीज जो है ये दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट अलास्का के पास में, नॉर्थ अमेरिका के पास में स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद में ये ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका तक, मैक्सिको तक आ जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में एक पैरेलल सीरीज चल रही है जिसमें कुछ पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, रेगिस्तान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चल रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से माउंटेन्स, हम सारे माउंटेन्स को भी देखेंगे। उसके बाद में ये बीच में एक प्लेट्यू और बेसिन वाला इलाका आता है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे एप्लेसियन माउंटेन्स को, ठीक है, ये पूर्वी हिस्सों में है, ठीक है, एप्लेसियन माउंटेन्स। उसके बाद में कोस्टल प्लेन है, कोस्ट के किनारे में ये प्लेन वाला जो इलाका है आप हरे रंग से देख रहे हैं, ठीक है। और आर्कटिक के पास में, हडसन बे के पास में कोस्टल प्लेन है, ठीक है। इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है नॉर्थ अमेरिका का, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में मतलब जाना जाता है, वो है ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। एक तो इंटीरियर प्लेन्स ये भी है, लेकिन ये जो ग्रेट प्लेन्स है, ठीक है, प्रेरी के घास का मैदान, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में ही आगे देखेंगे, ठीक है, कि इसकी क्या खासियत है। तो टोपोग्राफी हमने बेसिकली देख ली, अब हम माउंटेन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। वेस्टर्न कोर्डिलेरास मतलब पश्चिमी पहाड़, पश्चिमी पर्वतमाला, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ पहाड़ हैं, यहाँ भी कुछ पहाड़ हैं, यहाँ भी कुछ पहाड़ हैं, तो यहाँ भी कोई रेंज है, यहाँ भी कोई रेंज है, यहाँ भी कोई रेंज है, ऐसे करके बहुत सारे रेंजेस भी हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली पश्चिमी पर्वतमाला कहा दिया गया, वेस्टर्न कोर्डिलेरास, ठीक है। ये क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, वलित पर्वत,
ठीक है। वलित पर्वत क्या होता है? हिमालय के बारे में आप जानते होंगे कि हिमालय जो है वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत होता क्या है? जब दो कॉन्टिनेंट, दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होगा, फिर उनके बीच में जो जमीन टकराएगी, जब दोनों टकराती जा रही हैं तो ये ऊपर उठेगा। ठीक है। तो ऊपर उठने से जो पहाड़ बन रहा है वो क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, मतलब अभी नए हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, इसलिए उनकी ऊंचाई भी जो है ठीक ठाक है। कई चोटियां जो है 6000 मीटर के आसपास की है। ठीक है। इनका एक्सटेंशन कहाँ से है? अलास्का से लेके साउथ अमेरिका तक। आप देख रहे हैं ये अलास्का है और ये देख रहे हैं साउथ अमेरिका का हिस्सा है, तो यहाँ तक ये फैली हुई। ठीक है। अब माउंटेन रेंजेस जो है उसी को हम थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे कि ये माउंटेन रेंजेस जो है ये कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है रॉकीज माउंटेन्स, आपको पहले ही बता दिया गया, ये रॉकीज वाला जो है, ठीक है, ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा है। ठीक है। ये क्या है? दूसरा क्या है? अलास्का रेंज। अलास्का रेंज देख रहे हैं आप, यहाँ पे अलास्का में है। ठीक है, जहाँ पे माउंट मैकिनले है, जो इनकी नॉर्थ अमेरिका के, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। ठीक है, 6100 समथिंग इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 6194 इसकी ऊंचाई है। फिर अलास्का हो गया, उसके बाद में कोस्ट रेंजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नजर कराएं, कोस्ट रेंजेस, ये आपको कोस्ट रेंज दिख रहा है, ये इस हिस्से में है। ठीक है, कोस्ट रेंजेस के बारे में बाद में कैस्केड रेंजेस, कोस्ट रेंज के ठीक बगल में आपको ये कैस्केड रेंजेस दिख रहा है, ये आपका कोस्ट रेंज था, ये कैस्केड रेंजेस है। ठीक है, और सेरा नेवेडा, सेरा नेवेडा भी यहाँ पे, ये इसमें दर्शाया नहीं गया है, ये वाला जो हिस्सा है ये सेरा नेवेडा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप अपने एटलस में जरूर देखें, ये सेरा नेवेडा हो गया, ये कोस्ट रेंजेज हो गया और ये कैस्केड रेंजेज हो गया। ठीक है, ये मैकेंजी माउंटेन्स है यहाँ पे। उसके बाद में सेरा माड्रे। ठीक है, सेरा माड्रे जो है ये मैक्सिको में है, ये देख रहे हैं आप, वेस्टर्न सेरा माड्रे लिखा हुआ और ईस्टर्न सेरा माड्रे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, और इसके बीच में मैक्सिकन प्लेट्यू है। ठीक है, जो प्लेन टाइप प्लेट्यू है, पठार है जो। ठीक है, तो वेस्टर्न सेरा माड्रे और सेरा माड्रे ईस्टर्न। ठीक है, तो इसको कई बार आप देखते होंगे कि सेरा माड्रे ओरिएंटल, सेरिया माड्रे ऑक्सीडेंटल लिखा हुआ। ठीक है, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल का कल भी मैंने बताया था कि ओरिएंटल का मीनिंग पूर्वी होता है और ऑक्सीडेंटल का मतलब पश्चिमी होता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी पहाड़ है सेरा माड्रे के, उसको सेरा माड्रे और ये ऑक्सीडेंटल बोलते हैं, और जो पूर्वी पहाड़ है उसको ओरिएंटल बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट लोगान जो है ये इनकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ठीक है, दैट इज एनफ आई थिंक। अब रिवर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले रिवर्स की जो होती है उनको अलग अलग बेसिन्स में बांट देता हूँ। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ भी मैंने रिवर्स को अलग अलग बेसिन में, जो लाल लाइन दिख रही है आपको खींची हुई, ये एक्चुअली में ये रिवर बेसिन है ना। तो ये बेसिकली आपका रिवर बेसिन है। मैं अब लेजर पॉइंटर लेके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आता रहे मैं किस हिस्से को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मिसिसिपी मिसौरी रिवर बेसिन। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी दोनों नाम जनरली एक ही साथ आते हैं, दोनों एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, एक तरीके से गंगा यमुना कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये देखिए मिसिसिपी है और ये देखिए मिसौरी है। ठीक है, ये मिसौरी आ गई, ठीक है, अपनी एक सहायक नदी प्लेटे के साथ में, और मिसिसिपी दोनों आके मिल गई। ठीक है, उसके बाद में एक इनके साइड में ओहियो रिवर आ गई। ठीक है, इनका स्टेट भी ओहियो अमेरिका का। उसके बाद में अरकानसास रिवर आ गई, कैनेडियन रिवर आ गई, और रेड भी काफ़ी फेमस रिवर है। ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारे मिलके इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये जाके आपस में मिल गया। ठीक है, तो इसके ट्रिब्यूटरी, ये माउथ कहाँ है इसका? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ट्रिब्यूटरी कहाँ है? ओहियो, रेड, अरकानसास, प्लेटे, उसके अलावा टेन देख लिया आपने, कैनेडियन देख लिया, तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, प्रेरी ग्रासलैंड, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? प्रेरी ग्रासलैंड, जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है,
क्या है भाई? प्रेरी ग्रासलैंड, वेरी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाले, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाले क्षेत्रों में से आता है। ठीक है, अब रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है रियो ग्रांडे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये भी जाके मिल रहा है। रियो ग्रांडे के साथ में एक चीज़ जो खास है, जो याद रखने लायक है, कि रियो ग्रांडे जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो बाउंड्री बन रही है, ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे करके। तो जो बाउंड्री बन रही है उसका लगभग 50 से 60% हिस्सा जो है ये रिवर अकेले बनाती है। कौन सी रिवर? रियो ग्रांडे। आप देख लीजिए ये बाउंड्री ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, यहाँ तक ये इनकी बाउंड्री बन गई। उसका ये इतना हिस्सा है जो अनअटेंडेड है, मतलब बिना रिवर की बाउंड्री है। आप अक्सर सुनते होंगे खास करके ट्रंप के टाइम में कि मैं एक दीवार बनवा दूंगा यहाँ पे मैक्सिको के बॉर्डर पे, यहाँ से जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए। तो ये जो रियो ग्रांडे है इसमें स्थिति क्या होती है कि आधा हिस्सा कोई भी क्या कहते हैं रिवर का रूल होता है कि कहाँ तक इसकी बाउंड्री होगी, तो थालवेग का प्रिंसिपल होता है उसमें, ठीक है। जो नदी की सबसे गहरा पॉइंट होगा वो उसका बाउंड्री माना जाता है। उसके इस साइड में दूसरा देश होगा, उसके उस साइड में दूसरा देश होगा, ठीक है। तो इस बाउंड्री के बीच में जो है बीचों बीच, तो आप अपनी सेना जो है, अपने लोग जो है, अपने क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आप दूसरे साइड रख सकते हैं। ये दूसरे साइड के जो फोर्सेज हैं, ये दूसरे साइड के जो लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो नदी में आधा तक उनका अधिकार है, वो वहाँ तक आएंगे, वहाँ से जैसे मौका मिलेगा कहीं से घुस जाएंगे। बहुत इनोवेटिव होंगे वो, कई बार क्या कहते हैं केले के पत्ते बड़े बड़े लकड़ी के वो करके उसके नीचे से गुजार देंगे, उसके नीचे से स्मगलिंग करवा देंगे। अब पूरा ह्यूमन चैन तो नहीं बनाया जा सकता कि हर चीज़ रोक ले, तो इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। रियो ग्रांडे रिवर इस चीज़ के लिए फेमस है, ओके। उसके बाद में कोलोराडो आप देख रहे हैं, ठीक है। कोलोराडो जो है ये एरिड एरिया से पूरा गुजरती है। ये देखिए कोलोराडो, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है रिवर ग्रीन, ठीक है। तो ये पूरे जो है ये यहाँ पे डेथ वैली है, यहाँ पे जो मैं आपका पेन ये घुमा रहा हूँ अभी पॉइंटर, ठीक है, ये डेथ वैली है और ये कैलिफोर्निया का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सूखा है। ग्रैंड कैनियन आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छी खूबसूरत प्राकृतिक प्रदेश, घूमने की जगह है। ये कोलोराडो रिवर जब घूमती है तो अलग अलग वो उसमें कैनियन बनाती है, ठीक है। तो उसमें जो कैनियन बनता है वो उसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन, ठीक है। डेथ वैली इसी के अंदर में, जो दुनिया का वन ऑफ द सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा गर्मी वाला प्रदेश, ठीक है। हालांकि डिस्प्यूटेड है, वो 19 सेंचुरी मतलब 20वीं सदी के शुरुआत में 1915-17 के आसपास में कभी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर पाया गया था 56.7 समथिंग, ठीक है। हालांकि डिस्प्यूट है क्योंकि तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी जो मापने का है उसमें अंतर आ गया है। तो लेकिन जो भी हो, ये वन ऑफ द सबसे धरती का हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। इसके बीच में मरुस्थल वगैरह भी पाए जाते हैं, ओके। मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? हाँ भाई, क्यों होता है यह मरुस्थल? तो मरुस्थल जहाँ भी पाए जाते हैं उसके पीछे जनरली कारण होते हैं। तो मैं अब आपको कारण समझाता हूँ, ठीक है। आपने देख लिया ये पूरा पहाड़ है ना, रॉकीज, यहाँ से आता है कैलिफोर्निया कोल्ड करेंट। क्या? कोल्ड करेंट, ठंडी जलधारा। कोल्ड करेंट जहाँ पे आता है वहाँ पे क्या होता है भैया? वहाँ पे ये होता है कि वो पानी जो है वो इवापोरेशन तो होता नहीं, वाष्पीकरण होता नहीं। हर क्लास में बताता हूँ ये मोटी मोटी ये चीज़ें। तो वाष्पीकरण तो होता नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हवा में शुष्कता आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे बारिश होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस साइड से तो कोल्ड करेंट हो गया, इधर से तो बारिश नहीं हो पा रही, इस साइड में पहाड़ आ गया, ठीक है। समुद्र भी यहाँ से ठीक ठाक दूर है। अगर यहाँ से आ भी रहा है बारिश, यहाँ आते आते कम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और जो थोड़ा बहुत बच गया उसको इस पहाड़ ने रोक दिया। तो ये इलाका जो है वो काफी सूखा हो जाता है, ठीक है, रेगिस्तान हो जाता है यहाँ पे। इसी यही कारण है इसका। अब कोलंबिया और स्नेक रिवर, ठीक है। कोलंबिया आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और स्नेक रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे है। इस मैप में नहीं हाँ ये दिखाया गया, ठीक है। कोलंबिया एंड स्नेक रिवर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। कोलंबिया मेन नदी है, ये कोलंबिया लेक से निकलती है और ये पैसिफिक ओशन में जाकर मिल जाती है, ठीक है। सेंट लॉरेंस, ठीक है। सेंट लॉरेंस मैंने आपको नदी के बारे में बताया था, ठीक है। ये यहाँ से निकल रही है
और लेक ओंटारियो जो आखिरी लेक है होम्स का, उस लेक से निकल रही है और निकल के ये थोड़ी देर बाउंड्री बना रही है यूएस कनाडा का, और उसके बाद में यहाँ पे जाके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो यहाँ पे उसमें जाके ये मिल जा रही है। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके ये मिल जा रही है। ओके, उसके बाद में यूकोन रिवर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अलास्का वाला हिस्सा है मोटा मोटी। तो अलास्का को ये लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, लगभग 2 बराबर हिस्सों में, ठीक है, बांट देती है। ये एटलिन लेक से निकलती है और बेरिंग सी आप देख रहे हैं, बेरिंग सी है, ठीक है, जो अमेरिकी भूभाग है और जो एशियाई भूभाग है, तो उनके बीच में जो बीच में समुद्र है वो क्या है, बेरिंग सी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि अमेरिकी भूभाग और एशियाई भूभाग को कौन से समुद्र से बांटते हैं, तो ठीक है, तो वो बेरिंग सी से, वहीं से डेट लाइन भी गुजरती है, इंटरनेशनल डेट रेखा। ठीक है, उसके बाद में आखिरी अब जो नदी के बारे में हम पढ़ेंगे मैकेंजी। तो ये मैकेंजी रिवर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसका इतना बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा इसका जो बेसिन है, बेसिन इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में दूसरा मिसिसिपी मिसौरी के बाद में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र में से इसका है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, ग्रेट स्लेव लेक्स। जब हम लेक्स देखेंगे तब देखेंगे ग्रेट स्लेव कहाँ है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक से निकलता है और मैकेंजी बे में, इसका नाम क्या है, मैकेंजी रिवर, और ये मैकेंजी बे, जब हम बे देखेंगे तो हम मैकेंजी बे को भी देखेंगे। तो ठीक है, तो मैकेंजी बे में ये जाके मिल जाता है जो ब्यूफोर्ट सी के नीचे में। ओके, अब हम लेक्स देखेंगे। लेक्स में ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक आपका दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये ग्रेट साल्ट लेक हो गया। अब इसके अलावा जो लेक्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वो उनको होम्स के नाम से नाम जाता है या ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, ये 5 हैं लेक है, और इनको शॉर्ट में याद करने के लिए होम्स कर देते हैं। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी, S फॉर सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है। फ्रेश वाटर शब्द जरूरी है, सबसे बड़ा लेक नहीं है, फ्रेश वाटर का लेक। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आपका होमवर्क है, ये इंपॉर्टेंट होमवर्क है, इसको करना है जरूर से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा है कि इन लेक्स पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, वो जो शहर हैं उसके बारे में आपको बताना है, और वो शहर किस लिए विख्यात है। अगर शिकागो है तो शिकागो किस लिए विख्यात है, और डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट किस लिए विख्यात है, और भी जो शहर है वो किस लिए विख्यात है, वो आपको होमवर्क में करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है, उसके बाद में लेक्स जो कनाडा के हैं, ग्रेट बियर लेक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रेट बियर लेक है, ये नॉर्थ टू साउथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ग्रेट बियर के बाद में है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक के बाद में है लेक अथाबास्का। ठीक है, ये लेक अथाबास्का के बाद में है रेनडियर लेक, और रेनडियर लेक के बाद में है लेक विनिपिग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, ग्रेट बियर उत्तर में, उसके बाद में ग्रेट स्लेव। ठीक है, ग्रेट स्लेव के बाद में रेनडियर, अथाबास्का, अथाबास्का के बाद में रेनडियर, रेनडियर के बाद में लेक विनिपिग। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ये याद रखना है आपको। ओके, एक चीज और आपको मैं इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो इलाका है, ये स्पेशली ये इतना दूर, तो ये दुनिया का सबसे डेवलप्ड इलाका है। ठीक है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर जो है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और बड़े बड़े शहर जो है इस हिस्से में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये इलाका भी डेवलप्ड है। ठीक है, ये जो इलाका है आपका, ये तो यहाँ पे पहले उतने बड़े शहर नहीं होते थे, लेकिन कंपेरेटिवली क्योंकि ड्रायर था एटमॉस्फेयर, लेकिन अब कंपेरेटिवली यहाँ पे अब क्या मतलब ठीक ठाक कई दशक हो गए, तो यहाँ पे लॉस एंजल्स जो मतलब घूमने के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा ये सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ऐसे शहर जो हैं ये यहाँ पे है। ठीक है, आपका जो सिलिकॉन वैली जाना जाता है वो यहीं पे है।
ठीक है, वो उसी इलाके में है। तो ये आपने देख लिया इसको। अब सी गल्फ बेज, ठीक है, तो सी गल्फ बेज बाइट, ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है, गल्फ क्या होते हैं, बेज क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं। सी तो सिंपली जो ओपन है वो सी है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। गल्फ उसको बोलते हैं जिसकी ओपनिंग कंपेरेटिवली कम हो, ये जो ओपनिंग है इसकी एकदम से कंजेस्टेड हो, ठीक है, ऐसा टाइप का कंजेस्टेड हो जिसकी ओपनिंग कम हो कंपेरेटिवली, ठीक है। ये हो गया गल्फ। बे क्या होता है, बे होता है जिसके जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो और ओपनिंग कंपेरेटिवली ज्यादा हो, ठीक है, गल्फ की तुलना में ज्यादा हो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि इतना होगा तो गल्फ हो गया, इतना हो गया तो बे हो गया, एज सच कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। कई लोग बोलते हैं इतना डिग्री होने के बाद में होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उस फॉर्मूले पे नहीं फिट होते हैं। और एक बाइट होता है, ठीक है, बाइट जो होता है वो और ज़्यादा वाइड होता है, वो और ज़्यादा ओपन होता है, ठीक है, और ज़्यादा ओपन होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है बाइट की, बाइट के साथ में होता है कि वो जमीन से जो है समुद्र जो है उथला होगा, कम गहरा होगा, ठीक है। तो स्पेशली मेंशन किया जाता है कि ये बाइट है, यहाँ पे कोई जहाज अगर जा रहा हो तो वो सोच समझ के जाए कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि फिर वो उथला है आपका, मतलब आप नेविगेट ही नहीं कर पाए वहाँ पे, है ना। तो बाइट को स्पेशली नेविगेशन के लिए चार्ट में दर्शाया जाता है, ठीक है। अब गल्फ और बेज, ठीक है, अब देख लो मैंने क्या बताया, गल्फ जो है उसका मुंह कम चौड़ा होता है, बे का मुंह ज़्यादा चौड़ा होता है। तो आप देख लो ये गल्फ और मैक्सिको, ठीक ठाक चौड़ाई है इसकी, ठीक है, और ये है बे ऑफ हडसन, कम चौड़ाई है ना। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको आइडिया रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कि ये गल्फ है ये बे है। तो इसको गल्फ मान लिया गया क्योंकि ये बहुत कम हिस्सा इसका ओपन हो रहा था, ज़्यादा तरफ से ये घिरा हुआ था, ठीक है, और इसको लेकिन बे मान लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको ये 90% जगह आपको ये रूल काम कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सीज है। तो सी कौन है, बेरिंग सी, ठीक है। बेरिंग सी के बारे में मैंने आपको बताया, ये यूरेशिया वाला जो प्लेट है और ये जो अमेरिकन है तो अलास्का वाला हिस्सा है उससे इनको अलग करता है, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी ये कनाडा के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है और लगभग जो आर्कटिक लाइन है आर्कटिक के अंदर में है, ठीक है। ये आप 60 डिग्री 66.3 जो हो गया 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन वो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी कहाँ पे होगा, लेब्राडोर यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक है। तो लेब्राडोर करंट यहाँ से आता है, ठीक है, जो ठंडी जलधारा है और काफ़ी ठंड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। लेब्राडोर करंट इधर से आता है और गल्फ स्ट्रीम जो आता है ये यहाँ से आता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये जो है बहुत उपजाऊ जमीन, उपजाऊ समुद्र हो जाता है जहाँ पे मछलियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी है, आप जानते होंगे शायद। तो लेब्राडोर सी आपने देख लिया। उसके बाद में अब कैरिबिया सी, ठीक है, कैरिबिया सी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैरिबिया सी है, ठीक है। कैरिबिया के पास में जो हो गया वो कैरिबिया सी हो गया, ठीक है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ हम देखना चालू कर रहे हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लेकिन क्या ये सिर्फ मैक्सिको से घिरा हुआ, नहीं, इसका मात्र इतना हिस्सा मैक्सिको से घिरा हुआ है, उससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसका अमेरिका से घिरा हुआ, लेकिन इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, तो ये देखिए कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये क्या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हम जानते हैं कि अमेरिका में है, तो क्या ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका में है, नहीं, ये मैक्सिको में है। ये पूरा का पूरा मैक्सिको, मैक्सिको की ये रही बाउंड्री, तो ये पूरा का पूरा मैक्सिको में है। अब कैसे हो गया मैक्सिको में, तो कैलिफोर्निया जो फेमस वाला है, ठीक है, सिलिकॉन वैली के लिए जो जाना जाता है, बॉलीवुड है जहाँ पे, हॉलीवुड, तो हम उसके लिए मतलब बोल देते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं उसका नाम। जो सदर्न कैलिफोर्निया है वो एक्चुअली में मैक्सिको का पार्ट है, ठीक है, और वो वहीं पे गल्फ है, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो मैक्सिको में है, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ अलास्का, तो गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पे होगा भैया बताइए, अलास्का ये है ना। तो यहाँ पे ये जो गल्फ बन रहा है, ठीक है, कितनी वाइड ओपनिंग है आप देख रहे हैं इसकी, लेकिन इसको फिर भी गल्फ बोल दिया तो बोल दिया, हम क्या करेंगे। गल्फ ऑफ अलास्का ये हो गया, क्लियर है। उसके बाद में
गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो गल्फ ऑफ रिवर कौन सा था सेंट लॉरेंस, ये वाला आपको बताया गया था, यहाँ पे मिलता है इस गल्फ में, तो ये हो गया गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये गल्फ है क्योंकि इसकी ओपनिंग आप देख रहे हैं काफ़ी कम है। अब हम बे के बारे में देखेंगे, बे की ओपनिंग कंपेरेटिवली बे ऑफ बंगाल जैसे तो ओपनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हडसन बे जो सबसे फेमस बे है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग कंपेरेटिवली कम है, लेकिन वाट एवर हडसन बे ये है, ठीक है। बफिन बे, ठीक है, बफिन बे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है। बे का हालांकि रूल है 3 साइड से समुद्र से जुड़ा होना चाहिए, ये पूर्णतः उस रूल को फॉलो नहीं करता। इन जनरल ये ऐसे ऐसे टुकड़ों में यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, तो इधर से भी जुड़ा हुआ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हडसन बे, ये बफिन बे हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैकेंजी बे, ठीक है। मैकेंजी रिवर आपका यहाँ पे था, ये यहाँ पे जहाँ पे गिर रही है, तो ये एक देख रहे हैं आप बे बन रहा है ना, छोटा सा बिफोर्ट सी के नीचे में, तो ये हो गया मैकेंजी बे, ठीक है, मैकेंजी बे। उसके बाद में ब्रिस्टल बे, ठीक है। ब्रिस्टल बे ये जो आप देख रहे हैं इलाका है ना, ये ऐसा करके जो बन रहा है अलास्का में, ठीक, तो ये हो गया ब्रिस्टल बे। उसके बाद में बे ऑफ फुंडी, ठीक है। बे ऑफ फुंडी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। क्या इंटरेस्टिंग है, बे ऑफ फुंडी ये है, आप देख रहे हैं बड़ी पतली सी बड़ी छोटी सी बे है, ठीक है। बे ऑफ फुंडी वो जगह है दुनिया की जहां सबसे बड़े बड़े टाइड आते हैं, ठीक है। वहां पे अगर आप खड़े रहेंगे जाके समुद्र में, जहां अभी पानी नहीं है, ठीक है, मतलब आपके पैर के नीचे है पानी, पैर से भी नीचे दूर है, ठीक है, तो आप अगर वहां 6 घंटे रह गए तो वहां से आपसे 45 फीट ज्यादा पानी हो जाएगा। आप हैं मान लेते हैं 6 फीट के, ठीक है, आपसे ऊपर 45 फीट, लगभग 50 फीट पानी हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वहां सबसे हाई टाइड आता है पूरी दुनिया का, ठीक है। यहाँ बहुत ही यूनिक टाइप के वेल्स पाए जाते हैं, वेल मछली बहुत ही यूनिक प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गल्फ बेज हमने पढ़ लिया, अब हम क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेटिक जोन जो है अमेरिका को बेसिकली किन हिस्सों में बांटा गया, तो ये जो आप देख रहे हैं ऐसे कलर में, ठीक है, ग्रे टाइप का कलर जो है, तो इस कलर में जो है ये जो इलाका है ये टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। आप देख रहे हैं ये समुद्र से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, आर्कटिक सी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो जो एकदम पोल के पास में है तो वो तो टुंड्रा होगा ही। यहाँ पे मोसेस एंड लिचेन इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इन जनरल आबादी नाम मात्र की है उन इलाकों में जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। उनके नीचे वाला जो ये इलाका है ये कोनिफेरस फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे इसको टैगा भी बोला जाता है। टुंड्रा से कंपेरेटिवली बेटर होता है, यहाँ की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, गर्मी छोटा होगा लेकिन थोड़ा सा गर्मी भी होगा, और उसी मौसम में यहाँ इसको जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पेड़ पौधे थोड़े से उग जाएंगे, और कोनिफेरस जो ऐसे नुकीले टाइप के जो पेड़ होते हैं वैसे टाइप वाले पेड़ हो जाएंगे, है ना, वैसे टाइप के पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये अल्पाइन माउंटेन, तो ये रॉकीज वाला एंड अदर जो दूसरे माउंटेन्स है वो वाला जो इलाका है इनकी ऊंचाई ठीक ठाक है, उसकी वजह से अल्पाइन जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है सॉरी, तो वेजिटेशन वाला जो चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें वनस्पति वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ कि अल्पाइन माउंटेन क्या होते हैं, ऊंचाई के साथ में मैंने चार्ट भी दिया हुआ है उसमें, तो उस चार्ट को आप जाके देखें, ठीक है। तो अल्पाइन माउंटेन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो ज़्यादा ऊंचाई पे अल्पाइन टाइप के जो माउंटेन ये होते हैं, क्या कहते हैं, जलवायु होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन सी जो है भूमध्य सागरीय जलवायु है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ठंड के मौसम में बारिश होती है, गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये अलग सी जलवायु है, थोड़ी मतलब टेम्परेचर हल्की सर्दी सी होगी लेकिन टेम्परेचर फिर भी कमोवेश अच्छा होता है, रहने लायक जगह होती है, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन हो गया। उसके बाद में रेन फॉरेस्ट हो गया। तो रेन फॉरेस्ट के बारे में जैसे ही आप क्या कहते हैं इक्वेटर के नज़दीक जाएंगे तो रेन फॉरेस्ट आने लग जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला होगा जहाँ क्या कहते हैं बड़े बड़े जंगल होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, लताएं होंगी, कई लेयर में जंगल होंगे वहाँ पे, है ना। तो वो जो जलवायु होती है वो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको दिखाया गया, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलेजी हैज़ नॉट कम टू पार्टी, तो वो, और उसके बाद में जो कैरिबियन कंट्रीज हैं तो उसमें ये बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रासलैंड हो गया। हाँ,
अब डेजर्ट वाला हिस्सा, डेजर्ट वाला हिस्सा जो ये वाला है, इसमें क्यों डेजर्ट होता है मैंने आपको बता दिया है कि इधर से कैलिफोर्निया कोल्ड करंट आ गई, ठंडी जलधारा आ गई, और इधर से ये माउंटेन्स आ गए, बारिश इधर से आ रही है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से शुष्क जलवायु हो गई, यहाँ पे डेजर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये जो प्लेन्स हैं इसके, ठीक है, प्रेरी वाला मैदान है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अभी फिलहाल। ये जो ग्रासलैंड है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है प्रेरी वाला है। ठीक है, ये इनॉर्मस फ्लैट ग्रासलैंड है, ये बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्टिव वाले क्षेत्रों में आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि इसको मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर भी इसका बढ़िया है, ना ज़्यादा है ना कम है। मॉडरेट रेनफॉल मिलता है, वो भी न ज़्यादा है न कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं बड़े बड़े घास के मैदान है, पेड़ पौधे यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, यहाँ मतलब पेड़ जो है घने जंगल वैसे टाइप की चीज़ें नहीं है, घास का मैदान है, पेड़ बीच बीच में है। ठीक है, और जब आप जाएंगे, जैसे आप पंजाब में जाते होंगे, हरियाणा में जाते होंगे, वेस्टर्न यूपी में जाते होंगे, तो जब ठंड का मौसम आता है या फिर अभी का जो मौसम है फरवरी मार्च का स्पेशली आ जाएगा जैसे ही, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा जब बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पूरा का पूरा गोल्डन सा लगता है देख के ज़मीन, है ना, गेहूँ पक चुकी होती है, पूरा पीला पीला हो चुका होता है। तो जितना लेवल पे आप देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मैग्नीट्यूड में आपको इन इलाकों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनके खेत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, हेक्टेयर्स में कई कई हेक्टेयर के एक खेत होते हैं। ठीक है, तो इनके खेत बहुत बड़े होते हैं, तो पूरा आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा जो है गेहूं का बहुत बड़ा खेत है, गोल्डन कलर से पूरा पटा हुआ है। इसके बाद में ये अपने साथ में बहुत सारा मवेशियों का पालन करते हैं, और उसके लिए काउ बॉयज जो आप देखते होंगे घोड़े पे रहते होंगे और वो लेके घूमते रहते हैं, क्या कहते हैं जानवरों को हाँकते रहते हैं, है ना, तो काउ बॉयज जो है इसी इलाके की स्पेशलिटी है। ठीक है, उसके बाद में ट्राइब्स, तो कौन से ट्राइब्स, कल के मैसेज में डाला हुआ था, मैसेज आया था कि सर ट्राइब्स को भी पढ़ा दिया जाए, और जो कोल्ड ये यहाँ पे विंड लोकल विंड्स है उसको भी बता दिया जाए। तो चलो ठीक है, हम उसको भी बता देते हैं, तो आप इसमें देख लें। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन आर्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन जो आर्कटिक का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो हो गया लगभग, ठीक, यहाँ पे एस्किमो पाए जाते हैं और एल्यूट पाए जाते हैं। एस्किमो के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि मतलब दर्दनाक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग तो क्या बोलेंगे, ये इग्लूज में रहते हैं। ठीक है, बर्फ पे बनाए हुए घरों में रहते हैं, हालांकि अब तो चीज़ें डेवलप हो गई, लेकिन इन जनरल जो ट्रेडिशनल बातें मैं वो बता रहा हूँ। तो इग्लूज में रहते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो कुछ है नहीं, ठंड का बहुत लंबा ठंड होता है और गर्मी बहुत छोटी होती है। तो जब गर्मी का मौसम खत्म हुआ तो ये अपने यहाँ भंडारण कर लेते हैं बहुत सारे अनाज का, जितना भी ये कर सकते हैं, जितनी इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, कर लेते हैं, फिर ये खाते रहते हैं, ठंड खत्म नहीं हो रही, अपना खाते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनका भंडारण कम पड़ जाता है, घर में 4 आदमी हो गए, 5 आदमी हो गए, किसी वजह से एक आदमी बढ़ गया, या जो भी कारण हो गया, खर्च मतलब खपत ज़्यादा हो गई, या हमने जितना सोचा था खाना खाएंगे उससे कम रह गया। तो कई बार इनके यहाँ ठंड खत्म नहीं हो रही, कोई मतलब प्रोडक्शन का कोई चांसेस नहीं है, ये अपने सर्दियां चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और ये अपने घर में बंद है, अब खाना खत्म हो रहा है, क्या करेंगे ये? तो इसमें इनके घर का जो सबसे बूढ़ा सदस्य होता है, गोल्डन रूल है। ठीक है, तो इनके घर का जो सबसे बूढ़ा सदस्य है वो क्या करेगा, अपनी जान दे देगा। कैसे जान दे देगा? तो ये अपने घर से निकलेगा और चलता जाएगा घर से दूर, उस डायरेक्शन में जिधर कुछ भी नहीं, ये चलता जाएगा, बर्फीली हवा चल रही है, तूफान चल रही है, सर्दियां चल रही है, वो चलता जाएगा, और वो तब तक चलता जाएगा जब उसको पता चलेगा मैं अब चाह के भी लौट नहीं आ सकता हूँ, कि मैं लौटना भी चाहूँ तो ना आ सकूँ। वहां तक जाते जाते वो अपनी चाह कर भी लौट नहीं पाएगा, फिर उसकी जान चली जाएगी। ठीक है, सब आर्कटिक रीजन, तो सब आर्कटिक रीजन जो हो गया, ये वाला जो इलाका हो गया, जो आर्कटिक से थोड़ा दूर हो गया कंपेरेटिवली, वहाँ पे थोड़ी सी मतलब रहने लायक जगह हो गई। ठीक है, ये इलाका इनके बीच में, तो ये इन्नू, क्रीक, बीवर, स्लेव, ये सारी जो जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, कनाडा का पूर्वी भाग हो गया और अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, एल्गोनक्विन जो है प्रेरी में भी पाए जाते हैं, तो वहाँ भी इनका नाम आएगा, एल्गोनक्विन, ह्यूरोन, इलियोनिस,
ठीक है। ये तीनों यहाँ पे और भी पाए जाते हैं एक दो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा साउथ ईस्ट जो है फ्लोरिडा का इलाका है, मैंने बताया आपको। फ्लोरिडा जो है ये इनके विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम यूएस की जानते हैं कि विमेन जो है कंपेरेटिवली काफ़ी एम्पावर्ड है, एजुकेटेड है, अपना जॉब कर रही हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरिडा की महिलाएं जो यूएस में भी जानी जाती हैं कि ये ज़्यादा कंपेरेटिवली एम्पावर्ड है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वहाँ पे बहुत सारी मुहिम भी स्टार्ट हुई है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ की दो जनजातियाँ हैं, क्रीक और चेरोके, ठीक है। क्रीक और चेरोके दो जनजातियाँ हैं जो कि फ्लोरिडा और साउथ ईस्ट वाला जो इलाका है इन वाले इलाके में पाई जाती है, ठीक है। प्लेन जो प्रेरी का प्लेन देखा था हमने, ये वाला इन जनरल इलाका है। तो प्रेरी के प्लेन्स में सियोयान, ठीक है, सियोयान पाए जाते हैं, और अल्गोक्विन जो वहाँ पे पाए जाते थे इस वाले इलाके में, वो यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट ये वाला जो इलाका हो गया, इसमें प्यूब्लो इंडियंस, जूनी और होपी पाए जाते हैं, ओके, ठीक है। तो आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है चिनूक। चिनूक क्या है? ये वार्म ड्राई वेस्टर्ली ऑफ द रॉकी माउंटेन। ये कैसे होता है, ये आप देख लीजिए, जो तीर है ये है चिनूक, इधर से आता है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स हैं, ये ठंड के मौसम में चिनूक जो है बहुत वेलकम विंड है। लोग इंतजार करते हैं चिनूक आएगा तो राहत आएगी। कैसे? तो होता क्या है कि ये इधर से हवा चली, ठीक है, हवा जो है, पहाड़ आ गया बीच में, हवा ऊपर उठनी चालू हुई। जब हवा ऊपर उठती है तो क्या होता है? ठंड होता है, ठंड बढ़ती है, हवा ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। लेकिन ये जब गिर के फिर नीचे जाने लगेगी तो हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ये जब नीचे जाती है तो गर्म हो जाती है हवा, ठीक है। अब मान लेते हैं टेम्परेचर है वहां पे -5 डिग्री, ठीक है, या 5 डिग्री। ये आते के साथ में 10-15 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो टेम्परेचर ये सीधे 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में लेके चली जाती है, ठीक है। तो चिनूक जो है बहुत मतलब लोग इंतजार करते हैं, ये ठंड के मौसम में गर्म हवा है, ठीक है। नॉरेस्टर जो है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, बहुत तेज तूफान है, विथ विंड मतलब तूफान है। फिर ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ द, ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे होता है, ठीक है, कनाडा में, और नॉर्थ ईस्टर्न जो यूएसए का हिस्सा है वहाँ पे आता है, ठीक है। ये तूफान आता है यहाँ पे। उसके बाद में नॉर्टे है। नॉर्टे जो है ये ठंडी हवा है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको साइड से आती है और मैक्सिको की तरफ आती है। ये किधर से आती है? नॉर्थ ईस्टर्नली हवा है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। हरिकेन आप जानते हैं, जैसे साइक्लोन जो होते हैं, तो ये जो कैरिबिया का इलाका है पूरा का पूरा, इनमें बहुत तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन आते हैं इसको यहाँ पे हरिकेन नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो आज आपने सीखा लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पूरी दुनिया में अमेरिका की क्या लोकेशन है वर्ल्ड मैप में आपने देखी। उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जाने कि कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन है। अलास्का के बारे में आपने जाना, यूएस में कितने स्टेट्स हैं वो आपने देखे, कौन से लोकेशन में कहाँ पे है। उसके बाद में सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का आपने एक फार्मूला देखा, शॉर्ट ट्रिक देखा, जिसके थ्रू आपको नाम याद हो गए। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं कैरिबियन कंट्रीज़ को आपको दिखाया गया कि किस जगह पे अवस्थित है, और आपको एक होमवर्क दिया गया कि कैरिबियन कंट्रीज़ के सारे लोकेशन आप देखें, ठीक है। उसके बाद में आपको टोपोग्राफी समझाई गई। टोपोग्राफी में आपको दिखाया गया कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदियाँ हैं, और ये जो मतलब मैदान है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। उसके बाद में जो माउंटेन रेंजेज, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज हैं और उसके जो पिक्स हैं वो आपको दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद में जो रिवर सिस्टम है यहाँ का, वो आपको सारा का सारा दिखाया गया। उस रिवर सिस्टम में कौन सी उसकी सहायक नदियाँ, वो कहाँ से कहाँ तक बनती है, कौन किसके साथ में बाउंड्री बनाती हैं, ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद में आपको लेक्स दिखाए गए, तो ग्रेट लेक्स दिखाया गया। उसके बाद कनाडा के जो लेक्स हैं उसको एक ऑर्डर में नॉर्थ टू साउथ बताया गया आपको, ठीक है। उसके बाद में सी गल्फ बेज, तो गल्फ बेज और बाइट में डिफरेंस बताया गया, और नॉर्थ अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट सी गल्फ या बेज हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी दिया गया,
ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट जोन्स जो है, कितने क्लाइमेट जोन में अमेरिका बेसिकली बटा हुआ है वो चीज़ आपको दिखाई गई। उसमें से जो ग्रासलैंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में छोटी छोटी जानकारी दी गई, ग्रासलैंड के बारे में कंप्लीटली डिटेल में दिया गया, ठीक है। उसके बाद में कौन से ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं वो आपको जानकारी दी गई, और कौन सा लोकल विंड कहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताया गया, ठीक है। तो यहीं पे आपका आज का क्लास ख़त्म होता है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी बेसिक अपडेट्स है वो मिलता रहे। आप मॉक टेस्ट जरूर दें क्योंकि वो आपको रियली में बताएगा कि आप अभी कहाँ हैं, कितने पानी में, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना समय बचा है और आप कैसे तैयारी करेंगे। वो सारी चीज़ें जो है वहाँ हमारे साथ जुड़े टेलीग्राम में, हमारा काफ़ी टैलेंटेड और क्या कहते हैं सेलेक्टेड लोगों का ग्रुप है, और वो लोग बेसिकली यहाँ पे आपको सही से गाइड करने के लिए आए हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए। आप सही से रिजल्ट देते रहे, हम पर्सनल लेवल पे गाइडेंस करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। ओके, थैंक यू, बाय।